हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने रिसेंटली 7 स्टॉक बाय किए थे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था, वो आप देख सकते हैं। वो उन स्टॉक्स का अभी करंटली क्या परफॉर्मेंस है और उससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो सारे सातों के सातों स्टॉक्स क्विकली उनके टेक्निकल्स को एनालाइज करके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले स्टॉक से। तो पहला स्टॉक है एच बैंक। ये मैंने आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में भी बताया था कि ये उसी वीडियो के दौरान मुझे ये स्टॉक का पता चला था कि ये अपने अच्छे सपोर्ट वाले एरिया में है अभी, और वहाँ पे मैंने इसको बाय कर लिया था। ये चैनल मैंने उसी दिन ड्रॉ किया था जो अभी आपके सामने। अभी मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं ड्रॉ किया है, वो आप वीडियो भी में भी जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए आपको इसके इस सपोर्ट पे मैंने बाय किया था। इस सपोर्ट को इसने थोड़ा सा तोड़ भी दिया था। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको उसने तोड़ा कोई बात नहीं, बट उसके बाद कुछ ही दिनों में इसने अपने वापस इस गेंद तक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक सिर्फ देखिए 29 डेज में, यानी कि सिर्फ एक महीने में 10% के गेन पे ये था। बट स्टिल मैंने इसे यहाँ पे सेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसका सेलिंग पॉइंट यहाँ बना रखा था। तो इससे आप ये एक चीज़ सीखते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि इसको इस एरिया में ही मैं सेल करूँगा इतने गेन पे, तो ऐसा इनफ बार होगा कि आपके उस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते स्टॉक रह जाएगा, और मुश्किल से आधा 1% से वहाँ पहुँचने से रह जाएगा, और वहाँ से वापस जो है डाउनवर्ड रैली स्टॉक दे देगा। तो ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं करना होता है। ये आपके साथ, अगर आप कंटिन्यू ट्रेडिंग में रहते हैं तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स आपके साथ होगा। बट आपको अपने रिसर्च पे भरोसा रखना होता है। ऐसा एक दो स्टॉक होंगे जो इस तरीके से वापस बाउंस करेंगे, बट आपको स्टॉक तभी बेचना है जो आपने डिसाइड किया है उसके लिए कि मैं इस पे बेचूंगा। या फिर अगर कोई चेंजेस सिनेरियोज में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अगर 10% पे डिसाइड कर रहा हूँ और कोई 9% पे स्टॉक है तो मैं उसे 9% पे उसमें निकल जाऊँ, जब तक मुझे कोई ऐसा रीज़न उसमें कॉन्क्रीट नहीं दिखता है निकलने का। अभी भी स्टॉक नीचे आके यहाँ पे है एच बैंक, और मैं अभी भी इसका वेट करूँगा। ये वापस ये मेरे टारगेट तक पहुँच जाएगा, मैं इसको तभी सेल करूँगा। वैसे ही मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा जब मैं इसको सेल करूँगा। तो ये है एच बैंक की कहानी फिलहाल। दूसरा सिम्फनी है। सिम्फनी को मैंने एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, और इसका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। तो देखिए यहाँ पे मैंने होल्ड किया था, यहाँ से स्टॉक यहाँ तक भागा है। अगर मैं आपको गेन दिखाऊं, ये तो करीब 11-12% का गेन इसने भी दिया था। बट उसके बाद वापस ये स्टॉक जो है अपना रिट्रेस करने लग गया। देखिए ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है। अगर आप इसके पास्ट में भी जाएंगे तो पास्ट रिकॉर्ड में भी देखेंगे तो यहाँ से भी स्टॉक ऐसे ही हुआ था। यहाँ से भी स्टॉक जो है यहाँ तक भागा था करीब 13% तक, फिर वापस इसने रिट्रेस करके इस पॉइंट तक, ये देखिए अगर मैं यहाँ मार्कर लगाऊं तो इस पॉइंट तक इस स्टॉक ने रिट्रेस किया था। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था, इस सपोर्ट से स्टॉक भागा था, फिर इसने इस पॉइंट तक रिट्रेस किया, फिर ये ऊपर उठा, फिर वापस इसने इवन नीचे तक रिट्रेस किया, और फिर यहाँ से ऐसे ही इसने रैली वापस कंटिन्यू दी। इस चीज़ से आप क्या सीखते हैं कि देखिए कोई भी स्टॉक अगर आप किसी सपोर्ट पर बाय कर रहे हैं और वो एक रैली देता है, तो हर एक रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट मतलब जब वापस स्टॉक अप एक तेज़ी से बढ़ने वाला स्टॉक वापस गिरने लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो स्टॉक आपका ख़राब हो गया, या आपने वो पैनिक कर जाना है कि नहीं अब ये स्टॉक गिरने वाला है तो मैं इसको यहीं से बेच के छोटे से गेन पे निकल जाता हूँ। अगर आपको बड़े गेन्स मार्केट में बनाने हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये किसी भी स्टॉक का ऐसे रिट्रेस करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। देखिए यहाँ पे इसने कितने मल्टीपल टाइम रिट्रेस किया है, यहाँ पे भी, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से, फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद इसने फिर से रिट्रेस करके फिर ऊपर। तो ये चीज़ें मार्केट में बहुत ही कॉमन है। अभी इसने रिट्रेस कर लिया है, इस पॉइंट तक ये आ गया है, होपफुली ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा। नहीं भी किया तो नीचे इसका सपोर्ट है ही, ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा। बट जितनी बार ये ऐसे रिट्रेस करता रहेगा, उतनी बार ये स्टॉक जो है, उतना इसका टाइम जाता रहेगा, और उतनी बार ये पोटेंशियली तैयार हो जाएगा एक लंबी रैली के लिए, कंटिन्यूस लंबी रैली के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ इसने रिट्रेस किया, फिर एक सिंगल कैंडल में इसने इस पूरी रिट्रेसमेंट को खत्म कर दिया। फिर वैसे ही यहाँ पे काफ़ी देर तक इसी एरिया में था, फिर इसने सिंगल कैंडल ने पूरा से स्टॉक का जो है कवर अप कर लिया। इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, आपको पैनिक नहीं करना होता। तीसरा स्टॉक विप्रो है। देखिए विप्रो मैंने यहाँ बाय किया था। विप्रो लगभग अपने टारगेट पे पहुँच चुका है, ये शॉर्ट टर्म वाले टारगेट पे। मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पे मुझे सेल करना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ। बट मैंने आपको बताया था मेरा सेलिंग डिपेंड करता है उस वक्त के मार्केट सिनेरियो किस हिसाब से होगा। हो सकता है मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूँ इस वाले जोन पे, या फिर इसका वेट करूँ नेक्स्ट तक आने का। तो ये डिपेंड करेगा अभी आगे कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही इसने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके ऊपर ये निकल गया है। अगला स्टॉक है कैम्स। अब कैम्स में ऑलरेडी 3 एंट्री लगा चुका था। अब देखो 3 एंट्री के बाद, तीसरी एंट्री के बाद यहाँ से फाइनली स्टॉक ने वापस बाउंस करना शुरू किया, और ये देखिए ये भी ऐसा ही चल रहा है, रिट्रेस करके फिर जंप दे रहा है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर जंप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे जंप, और अभी इस रिट्रेसमेंट के बाद ये वापस थोड़ा जंप के लिए रेडी है। इस स्टॉक को होपफुली मैं यहाँ पे कहीं निकालूंगा 26,000 के आसपास, यानी कि 25-30% के गेन पे।
तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। अगला स्टॉक है आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देखिए ये स्टॉक भी अब इसका टारगेट 34% पे था, अपने टारगेट के बिल्कुल इतना करीब आ गया था, बट उसके बाद ये वापस नीचे गिर गया। अब जो भी बिगिनर यहाँ पे होता तो वो यहाँ से पैनिक कर जाता कि इतने से गैप के लिए उसने वेट किया, काश उसने यहीं पे बेच दिया होता तो इसका जो इतना डाउनफॉल आया ये उसको ना झेलना पड़ता। बट मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल है मार्केट के सिनेरियोज में, बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है कि जब आपका स्टॉक आपके टारगेट तक आने तक थोड़ा सा रह जाता है और वापस रिट्रेस कर जाता है नीचे की तरफ। तो इससे आपको पैनिक नहीं करना होता, क्योंकि ओवरऑल जो आपने डिसाइड किया है, जो टाइम आपने डिसाइड किया है कि इतने टाइम में पहुंचेगा, ओवरऑल वो उस टाइम में पहुंच ही जाएगा। कंटिन्यू रैली नहीं देगा, रिट्रेसमेंट करते करते देगा, और वो बहुत नॉर्मल है, सारे ही स्टॉक वैसा करते हैं। अगला है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस के साथ देखिए क्या हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया है स्टॉक उसी तरीके से स्टार्ट कर दे अपनी रैली। देखिए यहाँ से इसने थोड़ा सा बाउंस किया और अब ये तेज़ी से कंटिन्यू करीब 10-12 कैंडल इसकी कंटिन्यू रेड है और ये स्टॉक बुरी तरह नीचे गिर गया है। अब आप बोलोगे ये सपोर्ट तो इसने बहुत ही बुरी तरह नीचे तोड़ दिया है, तो अब मेरे को क्या इसे बेच देना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखो इसने पास्ट में भी अपना इस सपोर्ट को इतनी ही बुरी तरह तोड़ा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, यहाँ से ये तोड़ने के बाद हुआ क्या? जितनी तेज़ी से उसने तोड़ा था, जितने डेज़ में, 1 2 3 4 5 6 7, 60 दिनों में इसने अपने सपोर्ट को तोड़ा था, और सिर्फ 3 दिन में से सपोर्ट्स को इससे वापस रिकवर कर लिया। तो तो ये चीज़ मैंने आपको अपना लास्ट वीडियो में भी बताया था राजेश एक्सपोर्ट्स के, कि जब भी कोई ऐसा सपोर्ट टूटता है बड़ी तेज़ी से, तो उतनी ही तेज़ी से, अगर वो एक अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, तो उतनी ही तेज़ी से वो सपोर्ट जो है रिकवर भी कर जाता है। और ऐसा होता क्यों है? जनरली ऐसा होता है, एक इसके लिए एक टर्म है स्टॉप लॉस हंटिंग। जब ऐसी कोई चीज़ आप देखोगे तो ऐसा ऐसा होता क्यों है? देखिए ये स्टॉक ना टेस्ट कर रहा होता है कि यहाँ पे वीक हैंड्स कौन है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन है। जो वीक हैंड्स होंगे वो इसके सपोर्ट तोड़ते ही सारे के सारे अपने सेलिंग लगा देते हैं, और इसलिए ये सपोर्ट और ज़्यादा मान के चलिए यहाँ तक स्टॉक नेचुरली आया था, पर यहाँ से लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लगे, तो वापस से पैनिक डेवलप हुआ और ये यहाँ तक स्टॉक चला गया। जब वीक हैंड्स के सारे ऑर्डर्स जो हैं सेल हो जाते हैं, तो सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो हैं बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और वापस उन्होंने बाय किया और यहाँ तक पहुँचा दिया सिर्फ 3 दिनों में इस स्टॉक को। वैसा ही कुछ अभी भी मुझे देखने को मिल रहा है। ये पहली ग्रीन कैंडल से स्टॉक में पड़ी थी, और अब देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है। आप लोग भी अपनी जगह पर मॉनिटर कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स को, कि क्या मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगला स्टॉक जो है ये विनती ऑर्गेनिक्स। अब विनती ऑर्गेनिक्स में भी कुछ कुछ वैसा ही है। ये सपोर्ट से अपना थोड़ा सा बड़ा था, बट वापस ये आके करीब अपने उसी सपोर्ट के आसपास वापस ये आपको स्टॉक अवेलेबल है। तो लेट्स सी कि क्या ये ब्रेक करके नीचे तक जाता है या फिर वापस ये अपने रैली को पकड़ लेता है। तो वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि 7 स्टॉक जो मैंने रिसेंटली बाय किए थे, इनकी करंट जो भी परफॉर्मेंस है वो दिखा के मैं आपको समझा सकूं कि हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। इस स्टॉक को बाय करते टाइम हो सकता है वो स्टॉक किसी अलग डायरेक्शन में भागने लग जाए, जिस हिसाब से हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना मूव करे। बट ऐसे किसी भी केस में आपको पैनिक नहीं करना होता है। ऐसे सारी चीज़ों में आपको अपने रिसर्च पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, यानी कि आपने फंडामेंटल एनालाइज किए हैं इस स्टॉक के अच्छे से, आपने टेक्निकल अच्छे से एनालाइज किए हैं, अगर आपके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे वो स्टॉक खरा उतरता है, उसके बाद वो स्टॉक अगर आपके मूवमेंट के हिसाब से मूव नहीं भी करता है, तो पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वापस अपने एरिया में आ ही जाएगा, वापस अपने टारगेट तक पहुंच ही जाएगा जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था। आपको इवेंचुअली उससे पैसा कमाने से मतलब है, ना कि इससे कि वो स्टॉक कितनी बार गिर के उस टारगेट तक पहुंचता है। वो इवेंचुअली उस टारगेट तक पहुंचता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और तब तक के लिए गुड लक, कीप लर्निंग, गुड बाय।